बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने दोस्तों से शर्त लगाता कि अगर मैं हार गया तो मेरी बीवी को ले जाना और अगर जीत जाता तो वो मुझे 10 लाख देते। बड़े बड़े रईस मेरी ये शर्त सुनकर मुझसे ताश खेलने आते क्योंकि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। मेरी ज़िंदगी में आने वाली लड़की का नाम सोबिया था। मेरी दुनिया नई नई सी लगने लगी। इससे कबल तो मैं एक किताबी कीड़ा हुआ करता था, मगर अब सोबिया ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब कर ली थी। सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा था। मैंने एमए के इम्तिहानात दे रखे थे। शुरू ही से मैं जमात में अव्वल आता था। एक दिन मैं क्रिकेट खेल कर वापस आया तो सामने अम्मी के साथ मोहल्ले की औरत बैठी हुई थी। मैंने उनको सलाम किया और काम में जाने लगा तो उन्होंने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया। कहने लगी, नुमान, मैं ख़ास तुमसे मिलने आई हूँ। तुमने तो आने में बहुत देर कर दी। तुम्हारे इंतज़ार में बैठ बैठ कर मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो गया है। मैं बोला, जी मैं माजरत चाहता हूँ। अगर मुझे इल्म होता कि आप हमारे घर आई हैं तो मैं जल्दी आ जाता। फिर वो कहने लगी, मैं तुम्हारे पास अपनी बड़ी बेटी सोबिया की खातिर आई हूँ। उसके पेपर होने वाले हैं FA के। वो अंग्रेज़ी में बहुत कमज़ोर है। मुझसे कहने लगी कि अम्मी, अगर आप मेरी ट्यूशन का इंतज़ाम कर देंगी तो मैं पास हो जाऊंगी, वरना मुझे अपने कामयाब होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अब तुम्हें मेरी बेटी के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। मैं इसे तुम्हारे पास भेज दिया करूँगी, तुम इसे पढ़ा देना। मैं ये बात सुनकर सोच में पड़ गया तो वो कहने लगी, बेटा, अगर तुम हमारे इतने से काम भी ना आ सके तो फिर क्या फ़ायदा। मैं बोला, खाला, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मेरे पास किसी को ट्यूशन पढ़ाने का तजर्बा नहीं है। ये ना हो कि सोबिया का भला करने के बजाय उल्टा नुकसान कर बैठूं। खाला कहने लगी, बेटा, तुम तो इतने लायक हो, मुझे उम्मीद है तुम इसे पढ़ा लोगे। मैं तुम्हें महीने का 1000 दे दिया करूँगी। उस टाइम 1000 बहुत बड़ी रकम थी। मैंने रस्मी तौर पर फ़ीस लेने से इनकार कर दिया, मगर खाला कहने लगी कि नहीं, फ़ीस तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। मैं राज़ी हो गया। अम्मी भी खुश थी। कहने लगी, नुमान, ये तो अच्छा हो गया, चलो हर महीने तुम्हारे हाथ में ख़र्चा आ जाया करेगा। मैं बोला, अम्मी, ये पैसे आप रख लेना। वो खुश हो गई और मुझे दुआएं देने लगी कि अल्लाह करे मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर बन जाए। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने सोचा हुआ था कि बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, पढ़ लिख कर अच्छी सी मुलाजमत करूंगा और अपने वालिदैन को दुनिया जहान की तमाम खुशियां दूंगा। अगले ही दिन सोबिया आ गई। वो बाहर सहन में बैठी अम्मी के साथ बातें कर रही थी, जबकि मैं अपने कमरे में खड़ा ये सोच रहा था कि बाहर कैसे जाऊं। दरअसल उससे पहले मैंने कभी किसी लड़की को मुखातिब नहीं किया था। ये मेरा पहला तजर्बा था, इसलिए बहुत ज्यादा घबरा रहा था। फिर मैंने हिम्मत पकड़ी और बाहर निकल गया। वो तो यूं पढ़ने आई थी जैसे कि शादी में आई हो। मैं तो उसको देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी आसमान से उतर आई हो। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मुझे सलाम करने के लिए खड़ी हो गई और मैं भी हकीकी दुनिया में लौट आया। मैं सोबिया से गुफ्तगू करने लगा। उससे पूछा कि उसे सबसे मुश्किल क्या लगता है। वो बताती गई और मैं नोट करता गया। मैंने सोचा था कि सबसे पहले वीक पॉइंट्स पर तवज्जो दूंगा। खैर, अब हर रोज वो मेरे पास पढ़ने के लिए आने लगी और बहुत ज्यादा तैयार होकर आया करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि सोबिया की जानिब मेरा इतना तेज तेज क्यों धड़कता था। वो भी मेरी जानिब देखकर अक्सर मुस्कुराती रहती। मैंने महसूस किया कि जब मेरा ध्यान किसी और तरफ हो जाता है तो वो सब कुछ छोड़कर मुझे बहुत गौर से देखने लगती है। एक हसीन लड़का था मैं। मोहल्ले की कई लड़कियां मुझे पसंद करती थी, मगर मैंने कभी किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब ये होने लगा था कि मैं जब भी कोई गाना सुनता तो मेरी आंखों के सामने सोबिया का चेहरा घूम जाता। मुझे इल्म हो गया था कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। मैं इन दिनों बड़ा खुश रहने लगा। किसी चीज में दिल नहीं लगता था। यही सोचता रहता कि अगर सोबिया ने मेरी मोहब्बत को कबूल ना किया तो मैं क्या करूँगा। एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई। सारी सड़कें पानी से भरी पड़ी थी। 5 बजने वाले थे।
मेरा दिल बैठने लगा कि शायद आज वो पढ़ने के लिए ना आ सके। इतनी देर में हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से बाहर की जानिब गया। सामने सोबिया खड़ी थी। उसकी जानिब देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैंने सोबिया के तासुरात जानने के लिए कह दिया, आज तो इतनी बारिश हो रही थी, तुम ना भी आती तो खैर थी। सोबिया कहने लगी कि आपके लिए खैर होती मगर मेरे लिए नहीं। मैं हंस दिया और बोला, क्यों, ऐसे भी क्या बात हो जाती। वो नाराज हो गई और कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मुझे महसूस हुआ कि शायद उसके दिल में भी वही कुछ चल रहा है जो मेरे अंदर है। खैर वो पढ़कर घर चली गई। जबकि मैं अपने कमरे में आया तो मुझे हैरत का शदीद धचका लगा। मेरे बिस्तर पर कोई खत पड़ा था। मैंने वो खत जल्दी से खोला तो उसमें लिखा था, सर नुमान, मैं नहीं जानती कि ये सब ठीक है या गलत, मगर मेरा अपने दिल पर कोई अख्तियार नहीं रहा। घर जाती हूँ तो आपकी सूरत मेरे निगाहों के सामने घूमती रहती है। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं कि मुझे आपसे मोहब्बत है। मुझे लगा था, मुझे ये पढ़कर ऐसा लगा मुझे आपसे मोहब्बत है। मुझे ये पढ़कर ऐसा लगा जैसे मुझे कारून का खजाना मिल गया। अगले दिन जब सोबिया हमारे घर आई तो मैंने उसे कह दिया कि मैं भी तुम्हारे बारे में वैसे ही जज्बात रखता हूँ जैसे तुमने मुझे बताए। अगर मेरी अम्मी ने तुम्हारा रिश्ता मांगा तो क्या तुम इस शादी के लिए हाँ कहोगी? उसने शर्मा के सर हिला दिया। मेरी खुशी की तो इंतहा न रही। वो अक्सर अम्मी से पूछती कि आपको कैसी बहू चाहिए। अम्मी हंस के कह देती, बिल्कुल तुम्हारे जैसी चाहिए। खैर इन्हीं दिनों सोबिया के इम्तिहानात हो गए और उसने हमारे घर आना बंद कर दिया। मेरा दिल तो हर चीज से उठ गया था। एक एक लम्हा मुझ पर क्यामत की तरह गुजरता था। अम्मी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैंने अम्मी से कह दिया कि आप मेरा रिश्ता ले जाएं। अम्मी भी मेरे दिल की कैफियत से बाखूबी वाकिफ थी। वो कहने लगी, हाँ सोबिया बड़ी प्यारी बच्ची है, मुझे मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहिए। फिर वो मुझसे कहने लगी कि कोई खत वगैरह भेजना है तो मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगी। मैं अम्मी की बात सुनकर हंस दिया। अम्मी मेरे साथ दोस्तों की तरह थी। मैं बेइंतहा खुश था। फिर अम्मी जल्दी वापस आ गईं। जब वो आई तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया और बोला, अम्मी क्या रिश्ते से इनकार हो गया है? अम्मी ने नफी में सर हिला दिया। इससे पहले कि मैं उनसे कोई और सवाल करता, अम्मी कहने लगी, नुमान, सोबिया ने ये खत दिया है, पढ़ लो। मैं जल्दी से वो खत लेकर अपने कमरे में आ गया और धड़कते दिल के साथ खत खोल दिया। उसमें लिखा था, सर मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे ट्यूशन पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। मैं आपके घर हर रोज आया करती थी तो ऐसा लगता था जैसे दुनिया में आपके सिवा कुछ रखा ही नहीं। आपने भी मुझे मना नहीं किया। आपको चाहिए था कि आप मुझे रोक दें, मना कर दें, समझाते, मगर शायद आप खुद गर्ज बन गए थे। आप मुझसे बड़े थे। खैर आपने जो किया मैंने उसके लिए आपको माफ कर दिया। मेरी आंखों पर पड़ा मोहब्बत का पर्दा झट गया है। मुझे अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। मैं जानती हूँ कि आपके घर के हालात बहुत ख़राब हैं। मैं तो शुरू से ही नाज़ों में पली हूँ। मैं इस गुर्बत वाले माहौल में नहीं रह पाऊँगी। मेरा रिश्ता दुबई से आया है। लड़का बहुत अच्छा कमाता है। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने आज आंटी को अपना रिश्ता मांगने से मना कर दिया है। आप प्लीज़ मेरी खुशियों को ख़राब मत कीजिएगा। हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो ख़त्म हो गया है। खुदा हाफिज। ये ख़त पढ़कर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ऐसा लगता था जैसे मैं कोई बहुत ही बुरा ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने वो ख़त 10 बार पढ़ा। फिर कहीं जाकर इस बात का एहसास हुआ कि सोबिया ने मेरी गुर्बत का बहाना बनाकर मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया है। मेरी आंखें बरसने लगी। अम्मी भी थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ गई और मुझसे पूछने लगी कि क्या बात है, क्या लिखा है खत में। मैं बोला, अम्मी वो कहती है कि आपके घर तो गुर्बत है, मैं गुर्बत में अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकती। अम्मी चुपचाप मुझे हैरत से देखने लगी। मैं घर से बाहर निकल गया। सारा दिन बाहर रहा। अगर अम्मी का ख्याल ना होता तो रात भर घर ना आता। फिर मैं घर गया तो अम्मी दरवाजे पर थी। उनकी आंखें बरस रही थी। कहने लगी, बेटा तुम कहाँ थे? तुम जानते हो कि एक एक लम्हा मुझ पर क़यामत की तरह गुजरा है। मैं बोला, अम्मी आप फिक्र ना किया करें मेरी, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया। खाना भी नहीं खाया।
मैंने कभी गुर्बत को मायूब चीज नहीं समझा था, मगर अब मैं रातों रात अमीर बनना चाहता था। मैं अपने आवारा दोस्तों के साथ रहने लगा था। वो ताश खेला करते थे वक्त गुजारी के लिए। मैं भी उनका खेल देखने लगा। एक दिन मेरे सामने मेरे दोस्त ने 1000 रुपए की शर्त लगाई। खुशकिस्मती से मेरा दोस्त जीत गया। वो बहुत खुश हुआ और उसने मुझे पूरे 5000 रुपए बतौर इनाम दिए। वो कहने लगा कि मैं आज तक कभी शर्त नहीं जीता, मुझे यकीन है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं बहुत हैरान हुआ, क्या पैसा कमाना इतना आसान था? क्या इतनी जल्दी अमीर हुआ जा सकता था? अब जब भी मेरे दोस्त शर्त लगाते तो वो मुझे बुलाते। लड़कों ने मुझसे कहना शुरू कर दिया कि जब तुम अपने दोस्त के लिए इतने लकी साबित हो सकते हो तो फिर अपने लिए क्यों नहीं खेलते हो? मैं बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो वो कहने लगे पैसों की फिक्र तुम मत करो, पैसे मैं लगाऊंगा, तुम बस खेल खेलो। अपने दोस्तों की तरफ देख देख कर मैं भी ताश खेलना सीख चुका था। मैंने बाजी लगाई और मैं जीत गया। एक रात के अंदर अंदर मैं लखपति बन गया। मेरे दोस्त ने पूरे 10 लाख मेरे हाथ पर रख दिए। मेरी तो खुशी की कोई इंतहा न रही। अम्मी को भी मुझ पर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने पूछे बिना ही मेरा रिश्ता ढूंढ भी लिया और तय भी कर दिया। एक दिन अम्मी ने मेरे सामने एक तस्वीर रख दी और कहा कि इस लड़की से तुम्हारी शादी है। मैं तो अम्मी की बात सुनकर दंग रह गया। मैं बोला अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? मैंने आपको बोला था ना कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, इसलिए मेरे सामने शादी का नाम भी मत लीजिएगा। अम्मी गुस्से से कहने लगी क्यों ना लूं तुम्हारी शादी का नाम? मैं बखूबी जानती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, सारा दिन आवारागर्दी करते हो, अब सुधर जाओ। मैं बोला अगर मेरी बीवी भी मुझे किसी अमीर आदमी के लिए छोड़कर भाग गई तो मैं क्या करूँगा? अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी मुझे तुम्हारे दिल की हालत का पता है, तुम बस अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, हर औरत एक जैसी नहीं होती। अम्मी ने मुझे अपने सर की कसम दे दी और कहने लगी ये शादी तो मैं हर हाल में करूंगी। मैंने अम्मी की बात मान ली। मेरी शादी की तारीख तय हो गई। मैंने सुना था कि मेरी अम्मी ने मेरे लिए हूर जैसी लड़की ढूंढी है, क्योंकि हर तरफ मेरी बीवी के हुस्न और शराफत का चर्चा था। मगर सच कहूँ तो मुझे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी शादी हो गई और मैं अपने दोस्तों की महफिल में चला गया। मुझे देखकर मेरे दोस्त हंसने लगे और बोले क्या बात है यार, तुम हर चीज को छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गए हो। जब लड़कों ने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं उठ के घर आ गया और दूसरे कमरे में जाकर सो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं किचन में गया। वहाँ तो बहुत ही हसीन लड़की खड़ी थी। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बोली आपके लिए नाश्ता बना दूं? मैंने सर हिला दिया और अम्मी के पास आकर बैठ गया। वो बहुत गुस्से में थी, कहने लगी तुम दूसरे कमरे में क्यों सोए थे? मैं बोला अम्मी आपने मेरी शादी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ क्यों कर दी है? ये तो आपने उसके साथ ज्यादती कर दी है। अम्मी ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। मेरी बीवी बहुत हसीन थी, मगर मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं हर हाल में अमीर होना चाहता था। एक दिन मैं ताश खेल रहा था तो मैंने कह दिया कि आज मैं हार गया तो जीतने वाले को अपनी बीवी दे दूंगा। मुझे अपनी बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। अब तो हर शख्स मेरे साथ जुआ खेलने को बेताब था। सब चाहते थे कि मेरी बीवी इनके हिस्से में आ जाए। मैं ये सब कुछ देखकर दिल में हंस रहा था। जिस शख्स के पास वो लड़की मौजूद थी उसको उसकी कोई कदर नहीं थी, मगर दूसरे लोग उसके लिए अपना पैसा लगा रहे थे। फिर ये हुआ कि मैं जुआ जीत गया। मैं 20 लाख रुपए का मालिक बन गया। घर आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी सेहन में चल रही थी। मैंने टाइम देखा तो रात के 3 बज चुके थे। मैं बोला इरम तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? तो वो कहने लगी मैं आपका इंतजार कर रही थी, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी इसलिए नींद नहीं आई। मैं बोला मुझे ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम अपने काम से काम रखा करो। तुम इस घर में मेरी मर्जी से नहीं आई, इसलिए मुझसे किसी किस्म की कोई तवक्को मत रखना। वो सर झुकाए मेरी सारी बातें सुन रही थी। फिर मैं कमरे में आते ही सो गया। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि इरम बेड पर नहीं है। मेरी बीवी रात के इस वक्त कहाँ थी?
मैंने उठने की बहुत कोशिश की मगर नींद इस कदर गालिब आ चुकी थी कि मुझसे हिला भी ना गया और मैं फिर से सो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो रात का मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया। मेरी बीवी आखिर कहाँ गई थी? क्या वो मुझे धोखा दे रही थी? मैं ना चाहते हुए भी इरम पर शक कर रहा था क्योंकि मुझे औरत जात पर किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं रहा था। मगर अम्मी तो कहती थी कि मेरी बीवी बहुत नेक और परहेजगार है। खैर मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी का राज मालूम कर ही रहूंगा। मुझे हर तरफ से फोन आने लगे क्योंकि मैंने जब से ये ऐलान किया कि मुझसे कोई भी जीत गया मैं उसे अपनी बीवी देने को तैयार हूँ, तब से लोग मेरे पीछे ही पड़ गए थे। वो इससे फायदा उठाना चाहते थे। अब हर रात मैं जुआ खेलता और जीत जाता, यहाँ तक कि मैं बहुत अमीर हो गया। मैंने गाड़ी खरीद ली। जब से मेरी शादी हुई थी मैं एक बार भी जुआ नहीं हारा था। मैं अमीर तो बहुत हो गया मगर मुझे यही डर था कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर किसी और के पास चली जाएगी। मैं अम्मी से इस बारे में पूछता तो अम्मी मुझे हमेशा यही कहती कि बेटा वो बहुत अच्छी लड़की है, मगर मुझे यकीन ना आता। एक रात मैंने इरम से कहा कि आज रात मैं घर नहीं आऊंगा, तुम सो जाना। वो सर हिलाकर कमरे में चली गई और मैं भी घर से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद मैं घर वापस आया तो कमरे में देखा कि मेरी बीवी तो कमरे में थी ही नहीं। मुझे बहुत हैरत हुई कि वो इस वक्त कहाँ जा सकती है। मैं पूरे घर में उसे ढूंढने लगा, हर कमरे में उसको तलाश किया मगर वो नजर नहीं आई। फिर आखिरी कमरे में जब देखा तो वो जाए नमाज पर बैठे बच्चों की तरह रो रही थी और दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मेरे शोहर को हदायत दे, इन्हें सीधे रास्ते पे ले आ। अल्लाह तूने मेरी इज्जत को नीलाम होने से बचा लिया क्योंकि मैंने लोगों से सुन रखा है कि वो जुए में मेरी शर्त लगाते हैं। तो जानता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी तेरी अहकामात पर गुजारी है। मुझे आज तक किसी गैर महरम ने आंख नहीं उठाकर देखा। या अल्लाह तू मुझे रस्वा ना होने देना, मेरे शोहर को हदायत दे दे, मेरे शोहर को इस बुराई से बचा ले। मैं ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और फूट फूट कर रोने लगा। मैं अपनी बीवी के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, इरम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। एक औरत की बेवफाई की सजा मैं दूसरी औरत को देता रहा। मैं मर्द तो क्या इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हूँ। इरम ने मुझे अपने कदमों से उठाया और बोली, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे लिए यही बात काफी है, आप मुझसे माफी मत मांगे। इरम की बातों ने मेरी आंखें खोल दी थी। वो सच में एक नेक और परहेजगार औरत थी। उसके आने से मेरी जिंदगी में खैरो बरकत आ गई थी। मैंने उससे बार बार माफी मांगी और खुद को सुधार लिया। शर्तें लगा लगा कर जितना भी पैसा कमाया था वो सब गरीबों में बांट दिया और अपने हक हिलाल के पैसे से अपना कारोबार शुरू कर लिया। इसमें भी इरम की दुआओं से बरकत पड़ गई। अल्लाह ने मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दी। शुक्र है उस जात का जिसने मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दी।